हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ हिंदी क्षितिज के अंतर्गत यात्रा वृत्तांत ल्हासा की ओर। इसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं लेखक का परिचय। इसके बाद हम आपको पाठ पढ़ के बताएंगे, उसके बाद पाठ का सारांश और अंत में पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं लेखक का जीवन परिचय। तो बच्चों, हमारा आज का चैप्टर है ल्हासा की ओर, और आइए पढ़ लेते हैं इसके लेखक का जीवन परिचय। जैसे कि आपको मालूम है इसके लेखक कौन है, राहुल सांकृत्यायन। आप देख सकते हैं उन्हें, ये है इनका चित्र, और इनके बारे में पढ़ते हैं। आइए आप भी हमारे साथ पढ़ें। राहुल सांकृत्यायन का जन्म सन 1893 में उनके ननिहाल गांव पंधहा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका पैतृक गांव कनैला था। उनका मूल नाम केदार पांडे था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। उन्हें महापंडित कहा जाता था। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। राहुल सांकृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत और जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सर्जन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। मेरी जीवन यात्रा 6 भाग हैं जिसमें, और दर्शन, दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र उनकी प्रमुख कृतियां हैं। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। राहुल जी ने बहुत सी लुप्तप्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया है। यात्रा वृत्त लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यतम है। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा और उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहाँ के जनजीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। यहाँ पर बात करते हैं ल्हासा की ओर, जो यात्रा वृत्तांत है, इसके बारे में थोड़ा आप जान लें। संकलित अंश जो है राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है, जो उन्होंने सन 1929 से और 1930 में नेपाल के रास्ते की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के छद्म में की थी। इसमें तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। इस यात्रा वृत्तांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो बच्चों, ये था यहाँ पर लेखक का जीवन परिचय, और छोटा सा जो है ल्हासा की ओर जो कहानी है, यात्रा वृत्तांत है, उसका छोटी सी उसकी जानकारी कि इसमें क्या कुछ कहा गया है। आइए इसके बाद जान लेते हैं यहाँ पर पाठ का सारांश। तो बच्चों, आप ध्यान दें, ल्हासा की ओर जो यात्रा वृत्तांत आपकी पुस्तक में है, चैप्टर नंबर 2, उसका हम यहाँ पर सारांश आपको बता रहे हैं। पाठ का सारांश आप ध्यान दें, इसे ध्यान से सुने, और चाहें तो अपनी नोटबुक में नोट भी करें, ताकि आपको यह शॉर्ट रूप में आपको अच्छे से याद भी हो जाए। इसमें क्या कुछ कहा गया है, आइए जान लेते हैं। इस पाठ में राहुल जी ने अपनी पहली तिब्बत यात्रा का वर्णन किया है, जो उन्होंने सन 1929 से और 30 में नेपाल के रास्ते की थी। क्योंकि उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगों के छद्म में की थी। इसके बाद लेखक की यात्रा बहुत वर्ष पहले, जब फरी कलिंग पोर्ट का रास्ता नहीं बना था, तो नेपाल से तिब्बत जाने का एक ही रास्ता था। उस
इस रास्ते पर नेपाल के लोग के साथ साथ भारत के लोग भी जाते थे। यह रास्ता व्यापारिक और सैनिक रास्ता भी था, इसलिए इसे लेखक ने मुख्य रास्ता बताया है। तिब्बत में जाति पाति छुआछूत का सवाल नहीं उठता और वहाँ औरतें पर्दा नहीं डालती हैं। चोरी की आशंका के कारण भिखमंगों को कोई घर में घुसने नहीं देता, नहीं तो अपरिचित होने पर भी आप घर के अंदर जा सकते हैं और ज़रूरत अनुसार अपनी झोली से चाय दे सकते हैं। घर की बहू अथवा सास उसे आपके लिए पका देंगी। परित्यक्त चीनी किले से जब वह चले तो एक व्यक्ति को 2 चिटें राहदारी देकर थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ सुमति यानी कि मंगोल भिक्षु राहुल का दोस्त, पहचान तथा भिखारी होने के कारण रहने को अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद वे लोग इसी रास्ते से लौटे थे, तब उन्हें रहने की जगह नहीं मिली थी और गरीब के झोपड़ी में ठहरना पड़ा था, क्योंकि वे भिखारी नहीं थे बल्कि भद्र यात्री के वेश में थे। अगले दिन राहुल जी एवं सुमिति जी को एक विकट डांडा थोंगला पार करना था। डांडा का मतलब होता है बच्चों, ध्यान दें यहाँ पर, डांडा मतलब जंगल का रास्ता, जंगल। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह थी। 16-17 हजार फीट ऊंची होने के कारण दोनों ओर गांव का नामो निशान न था। डाकुओं के छिपने की जगह तथा सरकार की नरमी के कारण यहाँ अक्सर खून हो जाते थे। चूँकि वे लोग भिखारी के वेश में थे, इसलिए हत्या की उन्हें परवाह नहीं थी, परंतु ऊंचाई का डर बना था। दूसरे दिन उन्होंने डांडे की चढ़ाई घोड़े से की, जिसमें उन्हें दक्षिण पूरब और बिना बर्फ और हरियाली के नंगे पहाड़ दिखे तथा उत्तर की ओर पहाड़ों पे कुछ बर्फ दिखी। उतरते समय लेखक का घोड़ा थोड़ा पीछे चलने लगा और वे बाएं की ओर 1.5 मील आगे चल दिए। बाद में पूछकर पता चला लंकोर का रास्ता दाहिने की तरफ तथा जिससे लेखक को देर हो गई थी तथा सुमति नाराज हो गई, परंतु जल्द में गुस्सा ठंडा हो गया और वे लंकोर में एक अच्छी जगह पर ठहरे। अब तिंगरी के मैदान में थे, जो कि पहाड़ों से घिरा टापू था। सामने एक छोटी सी पहाड़ी दिखाई पड़ती थी जिसका नाम तिंगरी समाधि गिरी था। आसपास के गांव में सुमति के बहुत परिचित थे। वे उनसे जाकर मिलना चाहते थे, परंतु लेखक ने उन्हें मना कर दिया और ल्यासा पहुंचकर पैसे देने का वादा किया। सुमति मान गए और उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया। उन्होंने सुबह चलना शुरू नहीं किया था, इसलिए उन्हें कड़ी धूप में आगे बढ़ना पड़ रहा था। वे पीठ पर अपनी चीज़ें लादे और हाथ में डंडा लिए चल रहे थे। सुमति एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने को कहा। तिब्बत की ज़मीन छोटे बड़े जागीरदारों के हाथों में बटी है। इन जागीरों का बड़ा हिस्सा मठों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हर जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता है, जिसके लिए मजदूर उन्हें बेगार में मिल जाते हैं। लेखक शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु से मिले। वहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें बुद्ध वचन की हस्तलिपि 103 पोथियाँ रखी थी, जिसे लेखक पढ़ने में लग गए। इसी दौरान सुमति ने आसपास अपने यजमानों से मिलकर आने के लिए लेखक से पूछा, जिसे लेखक ने मान लिया। दोपहर तक सुमति वापस आ गए। चूँकि तिंगरी वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए उन्होंने अपना सामान पीठ पर उठाया और उनसे विदा लेकर चल दिए। तो बच्चों, ये था यहाँ पर इस पाठ का सारांश। हमारा पाठ क्या था? ल्यासा की ओर, जो कि क्लास 9th का दूसरा चैप्टर था हिंदी क्षितिज के अंतर्गत। हमने आपको पाठ का सारांश बताया। इसके बाद आइए जान लेते हैं पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। तो बच्चों, आइए जान लेते हैं यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न आपके लिए, थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरे यात्री के समय भद्रवेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका, क्यों? तो आपका उत्तर क्या होगा? आपका उत्तर होगा, इसका मुख्य कारण था संबंधों का महत्व। तिब्बत के इस मार्ग पर यात्रियों के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं थी, इसलिए वहाँ जान पहचान के आधार पर ही ठहरने का उचित स्थान मिल जाता था।
पहली बार लेखक के साथ बौद्ध भिक्षु सुमति थे। सुमति की वहाँ अच्छी जान पहचान थी, पर 5 साल बाद बहुत कुछ बदल गया था। किंतु भद्रवेश में होने पर भी उन्हें उचित स्थान नहीं मिला था। इस बार उन्हें बस्ती के सबसे गरीब झोपड़े में रुकना पड़ा। यह सब उस समय के लोगों की मनोवृत्ति के कारण ही हुआ था, क्योंकि लेखक वहाँ शाम को पहुँचा था। उस समय वहाँ के लोग छंग पीकर होश खो देते थे, जिससे उन्हें सही गलत की पहचान नहीं हो पाती थी, और सुमति भी उस समय उनके साथ नहीं थे। इसके बाद दूसरा प्रश्न आपके लिए, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? तो आपका उत्तर होगा, उस समय तिब्बत के पहाड़ों की यात्रा सुरक्षित नहीं थी। लोगों को डाकुओं का भय बना रहता था। डाकू पहले लोगों को मार देते और फिर देखते कि उनके पास पैसा है या नहीं, तथा तिब्बत में हथियार रखने से संबंधित कोई कानून नहीं था। इस कारण वे लोग खुलेआम पिस्तौल, बंदूक आदि रखते थे। साथ ही वहाँ निर्जन स्थान भी थे जहाँ पुलिस का प्रबंध नहीं था, तथा कोई दुर्घटना हो जाने पर उसका गवाह भी नहीं मिलता था। इसके बाद आइए जान लेते हैं तीसरा प्रश्न यहाँ पर, लंगौर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गए थे? उत्तर होगा, लेखक लंगौर के मार्ग में अपने साथियों से 2 कारणों से पिछड़ गए थे। पहला, उनका घोड़ा बहुत सुस्त था, इस वजह से लेखक अपने साथियों से बिछड़ गया और अकेले में रास्ता भूल गया। नंबर 2, वे रास्ता भटककर 1.5 मील गलत रास्ते पर चले गए थे, उन्हें वहाँ से वापस आना पड़ा। इसके बाद चौथा प्रश्न है आपका, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? तो आपका उत्तर होगा, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को यजमानों के पास जाने से रोका था, क्योंकि अगर वह वहाँ जाता तो उसे बहुत वक्त लग जाता और उससे लेखक को 1 सप्ताह तक उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ती। परंतु दूसरी बार लेखक ने उसे रोकने का प्रयास इसलिए नहीं किया क्योंकि वे अकेले रहकर मंदिर में रखी हुई हस्तलिखित 200 पोथियों का अध्ययन करना चाहते थे। इसके बाद 5वां प्रश्न है आपका, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? तो उत्तर होगा, लेखक को इस यात्रा के दौरान अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जैसे कि नंबर 1, जगह जगह रास्ता कठिन था, साथ ही परिवेश भी बिल्कुल नया था। इसके बाद नंबर 2, उनका घोड़ा बहुत सुस्त था, इस वजह से लेखक अपने साथियों से बिछड़ गया और अकेले में रास्ता भूल गया। नंबर 3, डाकू जैसे दिखने वाले लोगों से भीख मांगनी पड़ी। और नंबर 4, भिखारी के वेश में यात्रा करनी पड़ी। नंबर 5, समय से न पहुंच पाने पर सुमति के गुस्से के सामना करना पड़ा। नंबर 6, तेज़ धूप में चलना पड़ा था, अपना सामान भी स्वयं ढोना पड़ा। 7वां, वापस आते समय लेखक को रुकने के लिए उचित स्थान भी मिला था। इसके बाद 6ठा प्रश्न आपका, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था? तो उत्तर होगा, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर उस समय के तिब्बती समाज के बारे में पता चलता है कि नंबर 1, तिब्बत के समाज में छुआछूत, जाति पाति आदि कुप्रथाएं नहीं थी। नंबर 2, सारे प्रबंध की देखभाल कोई भिक्षु करता था, वह भिक्षु जागीर के लोगों में राजा के समान सम्मान पाता था। नंबर 3, उस समय के तिब्बती समाज में औरतें पर्दा नहीं करती थी। नंबर 4, उस समय तिब्बती जमीन जागीरदारों में बटी थी, जिसका ज़्यादातर हिस्सा मठों के हाथों में होता था। नंबर 7वां क्वेश्चन है आपका, मैं अब पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है? ये विकल्प आप देखें। क है, लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। ख, लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चला गया। या लेखक के चारों ओर पुस्तकें थी। या पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छपा था। तो आपका उत्तर होगा, लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। इसके बाद बात करते हैं रचना और अभिव्यक्ति की। तो यहाँ पर देखें आप 8वां प्रश्न, सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं? तो उत्तर होगा, सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग हर गांव में लेखक को मिले। इससे सुमति के व्यक्तित्व की अनेक विशेषताएं प्रकट होती हैं, जैसे सुमति मिलनसार एवं हंसमुख व्यक्ति है। नंबर 2, सुमति के परिचय और सम्मान का दायरा बहुत बड़ा है।
नंबर 3, सुमति उनके यहाँ धर्मगुरु के रूप में सम्मानित होता है। नंबर 4, सुमति सबको बोध गया का गुंडा प्रदान करता है। लोग गंडे को पाकर धन्य अनुभव करते हैं। वह लोगों की आस्था का फायदा उठाने में पीछे नहीं रहता था। तो यहाँ पर जो है आप ध्यान दें कि सुमति सबको बोध गया का गंडा प्रदान करता है। गंडा क्या होता है बच्चों? ध्यान दें, एक ताबीज होती है और लोग गंडे को पाकर धन्य अनुभव करते हैं। वह लोगों की आस्था का फायदा उठाने में पीछे नहीं रहता और लोगों से काफ़ी पैसे ऐंठ लेता होगा। इसके बाद 5वां प्रश्न है, सुमति स्वभाव से सरल, मिलनसार, स्नेही और मृदु रहा होगा, तभी लोग उसे उचित आदर देते होंगे। और इसके बाद नंबर 6, सुमति बौद्ध धर्म में आस्था रखते थे तथा तिब्बत का अच्छा भौगोलिक ज्ञान भी रखते थे। इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिखेंगे। इसके बाद बच्चों आइए देख लेते हैं। यहाँ पर 9वां प्रश्न है, हालांकि उस वक्त मेरा वेश ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। उक्त कथन के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। आपकी समझ से यह उचित है अथवा अनुचित विचार व्यक्त करें। तो आप अपने हिसाब से भी यहाँ पर जो अपने विचार लिख सकते हैं और चाहें तो यहाँ से आप उत्तर देख सकते हैं। उत्तर क्या होगा? सामान्यतः लोगों में एक धारणा बन गई है कि पहली बार मिलने वाले व्यक्ति का आकलन उसकी वेशभूषा देखकर किया जाता है। हम अच्छा पहनावा देखकर किसी को अपनाते हैं तो गंदे कपड़े देखकर उसे धुतकारते हैं। लेखक भिखमंगों के वेश में यात्रा कर रहा था, इसलिए उसे यह अपेक्षा नहीं थी कि शेखर विहार का भिक्षु उसे सम्मानपूर्वक अपनाएगा। मेरे विचार से वेशभूषा देखकर व्यवहार करना पूरी तरह ठीक नहीं है। अनेक संत, महात्मा और भिक्षु साधारण वस्त्र पहनते हैं किंतु वे उच्च चरित्र के इंसान होते हैं, पूज्य होते हैं। हम पर पहला प्रभाव वेशभूषा के कारण ही पड़ता है। उसी के आधार पर हम भले बुरे की पहचान करते हैं, परंतु अच्छी वेशभूषा में कुत्सित विचारों वाले लोग भी हो सकते हैं। गरीब व्यक्ति भी चरित्र में श्रेष्ठ हो सकता है। वेशभूषा सब कुछ नहीं है। कीचड़ में खिलने पर भी कमल अपनी सुंदरता बनाए रखता है। इसके बाद 10वां प्रश्न आपके लिए यहाँ पर ध्यान दें। यात्रा वृत्तांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का शब्द चित्र प्रस्तुत करें। वहाँ की स्थिति आपके राज्य शहर से किस प्रकार भिन्न है? तो आपका उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा, तिब्बत भारत के उत्तर में स्थित है, जो नेपाल का पड़ोसी देश है। इसकी सीमा भारत और चीन से लगती है। तिब्बत पहाड़ी प्रदेश है। यह समुद्र तट से 16-17 हज़ार फुट की ऊंचाई पर स्थित है। इसके रास्ते ऊंचे नीचे और विहड़ हैं। पहाड़ों के अंतिम सिरों और नदियों के मोड़ पर खतरनाक सूने प्रदेश बसे हुए हैं। यहाँ मीलों मील तक कोई आबादी नहीं होती। एक ओर हिमालय की बर्फीली चोटियाँ दिखाई पड़ती हैं, दूसरी ओर ऊंचे ऊंचे नंगे पहाड़ खड़े हैं। तिंगली एक विशाल मैदानी भाग है जिसके चारों ओर पहाड़ ही पहाड़ हैं। यहाँ बीच में एक पहाड़ी है जिस पर देवालय स्थित है। देवालय को पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़े की झंडियों से सजाया गया है। इसके बाद बच्चों आप ध्यान दें, 11वां प्रश्न आपके लिए। आपने किसी भी स्थान की यात्रा अवश्य की होगी। यात्रा के दौरान हुए अनुभवों को लिखकर प्रस्तुत करें। तो बच्चों ये आपका 11वां प्रश्न है कि आपने किसी भी स्थान की यात्रा अवश्य की होगी। यात्रा के दौरान हुए अनुभवों को लिखकर प्रस्तुत करें। तो उत्तर होगा आपका, अगर आपने यात्रा कर रखी है तो आप वहाँ का भी जो है यहाँ पर जो है विवरण दे सकते हैं और चाहें तो यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं। ग्रीष्मावकाश में इस बार मैंने अपने माता पिता, बहन और मित्रों के साथ देहरादून घूमने जाने की योजना बनाई। सबको मेरा प्रस्ताव पसंद आया और हम सब 24 मई को अपनी गाड़ी में बैठकर प्रातः 4 बजे देहरादून के लिए रवाना हुए। अभी गाड़ी 25-30 किलोमीटर ही चली थी कि अचानक वह घर गिराकर रुक गई। गाड़ी खराब हो गई थी। यहाँ आसपास कोई शहर या कस्बा नहीं था। सड़क के दोनों ओर खेत थे। रास्ता सुनसान था। हम सब परेशान हो गए। पिताजी ने उतर कर देखा पर उन्हें भी समझ नहीं आया कि गाड़ी क्यों नहीं चल रही थी। हमें वहीं खड़े खड़े 3 घंटे बीत गए। उस सड़क पर आने जाने वाली गाड़ियों को हमने हाथ देकर रोकने की कोशिश की जिससे कुछ सहायता प्राप्त की जा सके, परंतु सभी लोग जल्दी में थे और कोई भी हमारी बात सुनने के लिए नहीं रुकना चाहता था।
शाम होने को जा रही थी। हम लोगों का भूख और गर्मी के कारण बुरा हाल था। मेरी छोटी बहन तो परेशान होकर रोने लगी। माँ ने मुश्किल से उसे चुप कराया। जब कोई हल नहीं सूझा तो मेरे पिताजी ने चाचा जी को फ़ोन किया और वे अपने साथ मैकेनिक को लेकर आए। तब कहीं जाकर गाड़ी ठीक हो सकी। इस बीच मेरठ से खाना खरीदा गया और हम लोग रात में 12:30 बजे यानी कि 12:30 बजे देहरादून पहुंच पाए। हमारा पूरा दिन बर्बाद हो गया था। अब जब कभी हम लोग गाड़ी में बैठकर बाहर जाते हैं तो कहीं घूमने की योजना बनाते हैं, वह समस्याओं से भरा दिन बरबस याद आ जाता है। तो बच्चों, इस प्रकार से आप 11वें प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं और चाहें तो अपने हिसाब से भी आप किसी यात्रा वृत्तांत को अपनी लिख सकते हैं। इसके बाद 12वां प्रश्न है, यात्रा वृत्तांत गद्य साहित्य की एक विधा है। आपकी इस पाठ्य पुस्तक में कौन कौन सी विधाएं हैं? प्रस्तुत विधा उनसे किन माध्यमों में अलग है? तो उत्तर होगा आपका, हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में निम्नलिखित पाठ और विधाएं हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, पाठों के नाम हैं 2 बैलों की कथा, ये क्या है? एक कहानी है। और ल्यासा की ओर क्या है? यात्रा वृत्तांत है। और उपभोक्तावाद की संस्कृति क्या है? निबंध है। तो ये विधाएं हैं ना। सांवले सपनों की याद क्या है? एक रेखा चित्र है। नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया क्या? एक रिपोर्ट ताज है। और प्रेमचंद के फटे जूते क्या हैं? व्यंग है। मेरे बचपन के दिन संस्मरण है। एक कुत्ता और मैना निबंध है। तो इस प्रकार से आपने देखा यहाँ पर कि आपकी पाठ्य पुस्तक में कौन कौन सी विधाएं दी हुई हैं। प्रस्तुत विधा यात्रा वृत्तांत अन्य विधाओं से अलग है। इसका मुख्य कारण यह है कि यात्रा का वर्णन है। इसमें लेखक ने यात्रा की समस्त वस्तुओं, व्यक्तियों तथा घटनाओं का वर्णन किया है। इसमें मानव चरित्र के अनुभव बहुत संक्षिप्त रूप में आए हैं, जबकि कहानी संस्मरण में मानव वृत्ति का चित्रण है। इसके बाद बच्चों ध्यान दें, आप भाषा अध्ययन की बात करते हैं। 13वां प्रश्न आपका, किसी बात को अनेक प्रकार से कहा जा सकता है। जैसे सुबह होने से पहले हम गांव में थे, या हम यूँ भी कह सकते हैं पौ फटने वाला था कि हम गांव में थे, या यूँ भी कह सकते हैं कि तारों की छांव रहते रहते हम गांव पहुंच गए। तो इसी प्रकार से नीचे दिए गए वाक्यों को अलग अलग तरीकों में लिखिए। अब क्या है वाक्य आपके लिए? जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। तो आप किस प्रकार से इसी वाक्य को जो है अलग अलग तरीके से लिखेंगे? उत्तर होगा, यह पता नहीं चल पा रहा था कि घोड़ा चल भी रहा है या नहीं। या दूसरे तरीके से आप यूँ लिख सकते हैं, कभी लगता था घोड़ा आगे जा रहा है, कभी लगता था पीछे जा रहा है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। और अन्य तरीके भी बहुत सारे हैं लिखने के। आप अपने हिसाब से भी 2-3 तरीके से और इसे लिख सकते हैं। इसके बाद 14वां प्रश्न आपके लिए, ऐसे शब्द जो किसी अंचल यानी क्षेत्र विशेष में प्रयुक्त होते हैं उन्हें आंचलिक शब्द कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? आंचलिक शब्द। प्रस्तुत पाठ में से आंचलिक शब्द ढूंढकर लिखिए। तो जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, पाठ में आए हुए आंचलिक शब्द क्या हैं? खोटी, राहदारी, कुची कुची, भीटा, थुक्पा, गांव गिरांव, भरिया, गंडा, कंजूर और चौड़ी। ये जो है आंचलिक शब्द हैं, यानी कि प्रादेशिक शब्द जिन्हें हम कह सकते हैं सीधे अर्थ में। तो इस प्रकार के शब्द आपने यहाँ से जो है लोकल भाषा के शब्द आपने छांट के लिखने हैं पाठ में से। इसके बाद 15वां प्रश्न आपके लिए, पाठ में कागज, अक्षर, मैदान के आगे क्रमशः मोटे, अच्छे और विशाल शब्दों का प्रयोग हुआ है। इन शब्दों से उनकी विशेषता उभर कर सामने आती है। पाठ में से कुछ ऐसे ही शब्द और छांटिए जो किसी की विशेषता बता रहे हों। तो उत्तर होगा आपका, मुख्य, व्यापारिक, बहुत, भद्र, चीनी, अच्छी, गरीब, विकट, निर्जन, हजारों, अगला, कम, रंग बिरंगे, मुश्किल, लाल, ठंडा, गर्मा गर्म, विशाल, छोटी सी, पतली पतली, तेज कड़ी, छोटे बड़े, मोटे और अन्य भी काफ़ी सारे शब्द जो है पाठ में आपको देखने को मिलेंगे ऐसे जो विशेषता बता रहे हों। तो आप उन्हें भी लिख सकते हैं और अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। चाहें तो आप यहाँ से उत्तर देख के लिखें। तो बच्चों इस प्रकार से आपके जो पाठ के जो प्रश्न थे यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं इसी प्रश्न के साथ। उम्मीद है कि आपको पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर अच्छे से समझ आए होंगे। आप ध्यान दें, आज का हमारा चैप्टर था हिंदी क्षितिज के अंतर्गत गद्य खंड में ल्यासा की ओर, जिसका हमने आपको भावार्थ बताया, सारांश बताया और पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर बताए। उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ आए होंगे और आप बार बार वीडियो को देखें और अपनी नोटबुक में इन प्रश्नों के उत्तर नोट कर लें ताकि आपको
अच्छे से ये याद भी हो जाएं। और बच्चों आगे अन्य पाठों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। बेल आइकन भी दबा दें और इसी प्रकार से हर रोज़ नए नए पाठों के बारे में जानकारी लेते रहें। आज के लिए इतना काफ़ी है। आपका दिन शुभ हो।